क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कोलिजन, वही हेड एंड इलास्टिक कोलिजन चल रहा है ना। तो दो बॉडीज हैं M1 और M2, इन दो गिवन बॉडीज के बीच में कोलिजन होने वाला है, वो भी इलास्टिक, वो भी कौन सा इलास्टिक। कोलिजन हुआ, मैं यहाँ पर V1 और V2 जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये इनिशियल वेलोसिटीज हैं, और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज हैं वो है V1 डैश और V2 डैश, मतलब V1 एंड V2 डैश आर द फाइनल वेलोसिटीज जस्ट आफ्टर द कोलिजन। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन V1 डैश और V2 डैश को कैलकुलेट करना है। तो देखो यार पहली इक्वेशन जो मुझे लगता है मैं यहाँ पे जो लगा सकता हूँ दैट इज व्हाट, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगा सकता हूँ? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैंने कहा कि देखो यार पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर, ये एक्चुअली में वेलोसिटीज है, मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया लेकिन आप समझे, मैंने सबको सेम डायरेक्शन में मान लिया इसलिए ऐसा लिख दिया, लेकिन क्या है वेलोसिटीज v2 क्या लगा सकता हूँ क्या नहीं, क्योंकि जब दो बॉडीज में कोलिजन हुआ इस दौरान यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, पर आप जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस ही किसी गिवन सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं m1 प्लस m2 को फोर्स अपना अगर सिस्टम कंसीडर करता हूं तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम और पूरे सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है वो बराबर हो। यस और नो? तो इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, क्या मैं ये कह सकता हूं इनिशियल वाली और फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी? मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखना चाहेंगे तो वो क्या लिखेंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? yes, और फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ m1 v1 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो देखो ये हाफ 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 और हाफ, ये टर्म क्या हो गया, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि m1 जिसमें कोएफिशिएंट आ रहा है उन टर्म को एक तरफ ले लो क्योंकि मैं कुछ प्रूफ करना चाह रहा हूं, है ना, और m2 वाले टर्म को एक तरफ ले लो। तो अगर इन टर्म को एक तरफ ले लोगे तो तुम्हारे सामने ये बन जाएगा m1 मल्टीप्लाइड बाय v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर, और यहां पे इसके लिए लिखोगे m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 डैश का स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सही लिखा है क्या? चेक कर, हाँ ये सर, ये क्या होगा, सही लिखा है? देखो पहली वाली इक्वेशन में भी एक काम यही कर लेते हैं, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको भी ऐसे ही थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं कि m1 वाले सारे टर्म को एक तरफ ले आते हैं। अगर m1 वाले सारे टर्म को एक तरफ ले आएंगे तो मैं वहां पे लिख सकता हूं m1 v1 माइनस v1 डैश बराबर m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 डैश माइनस v2। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन सॉरी ये 1 और ये वाली इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कुछ समझ आया? यहां तक मैंने वही किया जो कल मैं एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने कहा कि देखो यार पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, पहली चीज। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला मैंने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पूरे सिस्टम की क्या होगी, सेम। यस और नो? अब जरा ऑब्जर्व करिएगा, मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं, मान लीजिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैंने डिवाइड किया, तो बताना आपके सामने जो टर्म बनेगा यहाँ पर डिवाइड करने पर वो क्या बनने वाला है। आप लिखेंगे v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 माइनस v1 डैश। यस और नो? और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे फाइनल,
v2 dash square minus v2 square divided by v2 dash minus v2। बाद में नोट करते रहना, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या a प्लस b लिख सकता हूँ? यस सर। a प्लस b इंटू a माइनस b, ऐसे यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b। शायद तुम्हें कुछ क्लिक कर रहा हो बेटा, a माइनस b और a माइनस b वाले टर्म क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो जैसे यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो ऑब्जर्व करना यहाँ पे ये टर्म क्या बनेगा? v1 प्लस v1 डैश बराबर किसके आएगा? v2 प्लस v2 डैश। यहाँ तक किसी को समझ आया कि? यस सर। यहाँ से तुम ये कह सकते हो कि बॉडी 1 का, इसका बॉडी 1 का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज का सम और बॉडी 2 का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज का सम सेम होगा अगर एक कोलिजन इलास्टिक है। अगर एक कोलिजन इलास्टिक है। तो यहाँ पर इसी टर्म को थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई करता हूँ। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटीज को एक तरफ और फाइनल वेलोसिटीज को एक तरफ अगर किया जाए तो मैं यहाँ पर इसी को कैसे लिख सकता हूँ? v1 माइनस v2 बराबर v2 डैश माइनस v1 डैश, और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v1 माइनस v2, और ये वैल्यू को क्या लिख दूंगा? इसको याद रखना, आगे जाकर के मैं पढ़ाऊंगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिगेशन E, नाम शायद सुना आपने। उस E की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना तो उस E का जो रेशियो है ना वो रेशियो शायद यही है। तो मैं वहां पर आपको फिर बताऊंगा कि देखो इलास्टिक कोलिजन है, किसमें? इलास्टिक कोलिजन में ये वाली वैल्यू तो किसके बराबर है? 1। तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिगेशन E की जो वैल्यू है वो इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है? 1। इस वाले टर्म, ये जो आपके सामने लिखा है ये वाला टर्म, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये वाला टर्म जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इतना नोट करो फिर मैं आगे बताता हूँ कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो यार, मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि देखो वैसे तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं कि अगर मान लो तुम्हें इनिशियल वेलोसिटीज दी है और तुम्हें क्या निकालनी है? फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। तो वहां पर आप पहली इक्वेशन लगाएं मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी इक्वेशन लगाएं क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैंने कहा यार इनिशियल और फाइनल के बराबर जब करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आएगा। स्क्वायर के टर्म्स को सॉल्व करना रिलेटिवली थोड़ा सा क्या होता है? टफ होता है। तो मैंने कहा रेदर देन हम ऐसा ना कर लें कि एक ये वाली इक्वेशन यूज कर लें, क्योंकि ये भी तो इन दोनों का ही रिजल्ट है ना। जब इन दोनों के रिजल्ट को कंबाइन किया तो मेरे पास एक ये यूजफुल रिजल्ट आ गया। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि एक इक्वेशन बना लेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से और दूसरी इक्वेशन बना लेंगे हम यहाँ से कि v1 v1 डैश की वैल्यू किसके बराबर? v2 v2 डैश। जैसे कि एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने देखिएगा ध्यान से। दो बॉडीज हैं के बीच में इलास्टिक कोलिजन, और मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए फाइनल वेलोसिटीज क्या होगी? फाइनल वेलोसिटीज जस्ट आफ्टर द कोलिजन। Find final velocities just after the collision.
तो मान लो सपोज देखो अब मुझे पता तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोलिजन के बाद ये इधर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है ये आगे जा रहा हो, तो देख करके तो समझ नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मन करे हम उस डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लेते हैं, है ना। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मानोगे तो इसी लाइन के अलावा, ये भी नहीं किसी और लाइन के अलावा मान लो, फिर तो और कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। मैंने मान लिया कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है v1 और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है v2। एक बात बताओ, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, मेरे को v1 कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है v2। तो मुझे यहाँ पर एक और बात बता दो कि मुझे कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए। तो यू हैव टू चॉइस, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा इनिशियल बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैं कहूंगा इनिशियल को फाइनल के बराबर करने की बजाय वो आखिरी में जो इक्वेशन लिखी है उसको यूज कर दो। तो देखना अगर मैं यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो व्हाट अबाउट द इनिशियल मोमेंटम mv0, व्हाट अबाउट 2m, 2m का कितना है 0। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ होल सिस्टम। फाइनल लिखना चाहोगे, फाइनल क्या लिखोगे m into v1 plus 2m into v2। यहां से देख करके तुम्हें समझ में आ रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v0 बराबर ये mm तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया v1 plus 2v2। तो मैं कह सकता हूं यार दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे, मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी इसकी v0 है, उसकी कितनी है v1 याद करो m1 की इनिशियल वेलोसिटीज का सम और m2 की फाइनल मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज का सम सेम था या नहीं था। तो इसका है v0 और फाइनल कितना है v1। 2m की बात करूं तो इसका इनिशियल कितना है 0। अरे आ रहा है समझ, इनिशियल 0 और फाइनल कितना है v2। क्या ये बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा ये रही तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम v1 और v2 की वैल्यूज निकाल पाएंगे। बताओ यहां से क्या आ रहा है, v1 v0 और v2 2v0। देखो ये आएगा चेक करो ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। समझ आया मैंने कैसे इलास्टिक कोलिजन में इक्वेशन लिखी, समझ आया। आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और उन दो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा सॉल्व। अब मैं आपको एक और अल्टरनेटिव मेथड बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं तो ये मेथड तो आपको आता है। सेकंड मेथड, वो एक्सप्रेशन का फार्मूला कहां से आया वो मैं बाद में बताऊंगा। वो क्या है, अगर आप बॉडी 1 का फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे 2vcon माइनस v1। और अगर आप सेकंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 2vcm माइनस v1। सर ये कहां से है ये बाद में देखना। मैंने कहा कि इस तरीके से कोलिजन के दौरान, और अगर वो कोलिजन इलास्टिक, अगर वो कोलिजन क्या है इलास्टिक, तो आप वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। ये सारी वेलोसिटीज लिखी हुई, मतलब आपका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ बीसीएम निकालना है। बीसीएम किसका है, गिवन सिस्टम का। एक टू पार्टिकल जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है उसका बीसीएम निकालना। जैसे कि अब मैं देखता हूं चेक करके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने कहा बताना है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आती है, तो मैं समझ में आ रहा है m into v0। ये तो रेस्ट पर ही है, इसका तो कंट्रीब्यूशन है नहीं, अपॉन टोटल मास कितना आया बेटा, जल्दी बताओ कितना है v0 by 3। मैंने कहा एक काम करो v1 डैश निकालना था, 2 into vcm v0 by 3 माइनस इनिशियल कितना आया माइनस v0 by 2। v2 डैश 2 vcm माइनस इनिशियल कितना था 0, कितना है 2 v0 by 2। चेक तुम, ये मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें क्या पहले तो इक्वेशन बनाओ और फिर उनको क्या करो सॉल्व करो। टू इक्वेशन टू वेरिएबल, ये तो मैथ्स की सबसे डिफिकल्ट इक्वेशन होगी क्योंकि इसको सॉल्व करने में रिलेटिवली थोड़ा सा क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। इस वाले में क्या है कि सीधे VCO निकाल लो। क्या निकाल लो VCO है। अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई,
इसकी वेलोसिटी आ गई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, तो आपको कोई इक्वेशन नहीं बनाना, आपको चुपचाप से बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना, यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो इस तरीके से भी हम फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। दीस आर द इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्लीज नोट डाउन। आगे बढ़ो, तैयार हो? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। एक 2 kg का ब्लॉक जो आगे की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और एक 1 kg का ब्लॉक जो पीछे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है। ये कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। कोलिजन इज इलास्टिक। क्वेश्चन इतना फाइन A part final velocities after collision, B part minimum kinetic energy of a system, minimum kinetic energy of a system, C part maximum potential energy of a system, maximum potential energy of a system, next D part impulse exerted by A on B, impulse exerted by A on B। करो इस सवाल को सॉल्व। इस सवाल को सॉल्व करके तुम्हारे सारे प्रोफाइल के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इलास्टिक कोलिजन। सारे पार्ट निकालो फटाफट। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो लेट्स सी, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्ट। ओके नाइस।
कौन सा मेथड यूज करूं तुम बता दो, मेथड नंबर 1 या 2? पक्का? यस सर। सहमत हो? यस सर। लेट्स सी, जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला काम होगा अपना बीसीएफ निकालना। क्या निकालना? बीसीएफ निकालना। बीसीएफ निकालना तो जीवन का सबसे आसान टास्क है ना भाई? यस सर। m1 v1 + f2 v2 पूरा सिस्टम का टोटल मोमेंटम बटे टोटल मास। क्या कर दो? तो ध्यान से देखना, 2 * 4 8, ये प्लस नहीं ये माइनस है, ये मोमेंटम है, दिख रहा है तुम्हें? अपॉन टोटल मास कितना? मुझे लगता है बीसीएम आ गया 2। बीसीएम कितना आ गया? 2। चलो भैया बीसीएम आ गया, क्या मैं v1 डैश निकाल सकता हूं? क्या एक्सप्रेशन सभी को याद हो गया? एक्सप्रेशन है 2 × बीसीएम। क्या मैं सही सोच रहा हूं? माइनस v1, अगर v1 डैश निकाल रहा हूं तो यहां माइनस v फर्स्ट वाले की ही वेलोसिटी करोगे, और फर्स्ट वाले की वेलोसिटी कितनी है? अरे भैया ये तो 0 आ रहा है, ऐसा लग रहा है टक्कर ऐसी लगी कि ये तो रुक गए। अपन यहाँ पे कहेंगे कि 2 kg, कौन सा भाई? 2 kg रेस्ट पे आ गया, इसका आगे भाई रेस्ट पे आ गया। बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया? हाँ भाई ये तो आगे रेस्ट पे। अगर मैं बात करूं v2 डैश की, इसकी बात करूं v2 डैश की, v2 डैश क्या लिखूंगा? पहला वाला टर्म तो दोनों में सेम रहता है, 2bcm माइनस v केयरफुल, यहाँ पे लोग करते हैं ये +2 या -2। यार ये 2 माइनस क्यों आ रहे हैं, समझ आ रहा है? क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है। या सब लोग तो ये -2, ये है 4 + 2, मेरे हिसाब से कितना आ गया? 6। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ जस्ट आफ्टर द कोलिजन कि 1 kg वाला आगे की तरफ जा रहा होगा 6 मीटर/सेकंड से, और ये आ गया होगा किस पर? रेस्ट। अगर एक बार क्रॉस चेक करना हो तो ऐसे चेक कर सकते हो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होने चाहिए? ये आगे v1 डैश v2 डैश। अब आते हैं दैट वाज द ए पार्ट। ये कौन सा पार्ट था? ए पार्ट। बी पार्ट में पूछा काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कब होती है पता? जब पूरा सिस्टम एक मोमेंट पर एक साथ चल रहा होता है। जब साथ चल रहा होता है तो वो कॉमन वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है? तो जल्दी से बताना, क्या मैं यहाँ पे बोलूं? हाँ, टोटल मास कितना? 3 नहीं समझे? इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो कितना? 2 का स्क्वायर, मेरे हिसाब से कितना आ गया? 6। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी। मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां पे होगी जहां काइनेटिक एनर्जी। क्या मैकेनिकल एनर्जी कभी चेंज हुई है? क्या मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा सेम है ना? एक बात बताना, जब इनके बीच का कोलिजन नहीं हुआ उस समय की जो काइनेटिक एनर्जी, उस समय की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वही मैकेनिकल एनर्जी होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब तक मुलाकात नहीं हुई, तब तक कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हुई। तो बताना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा? मैकेनिकल एनर्जी लिख लूंगा क्या? हाफ 2 * 4 का स्क्वायर प्लस हाफ 1 * 2 का स्क्वायर, कितना आ गया? 18 जूल। कितना आ गया? 18 जूल। सही है क्या? मेरे को ये नहीं पूछा है, मुझे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। मैं कहूंगा प्लस काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू। जहां पे ये मिनिमम होगा वहां ये मैक्सिमम होगा। इन दोनों का सम है मैकेनिकल, जो कि कितना है? 18। एक बात बताना, क्या तुम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हो? उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। ये 10 पार्ट आप लोगों को समझ आया क्या किया? अगले पार्ट में बेटा इंपल्स पूछा है। क्या पूछा है? इंपल्स। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स बाय ए ऑन बी। तो बी के मोमेंटम में जो भी चेंज आया वो किसकी वजह से आया? ए की वजह से है। क्या मैं सही सोच पा रहा हूं? एक बात बताना, मैं अगर बी का इंपल्स निकालना चाह रहा हूं, बी पर इंपल्स किसकी वजह से? ए की वजह से, तो मैं बोलूंगा बी का फाइनल मोमेंटम लिखूं, जो कि कितना है? 6 माइनस इनिशियल करूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या? 8 न्यूटन सेकंड। मैं गारंटी से बता रहा हूं, अगर तुम ए पे इंपल्स निकालते, किस पे निकालते? ए पे, तो ये आंसर -8 है। न्यूटन थर्ड। ए ने बी पे जितना फोर्स लगाया, बी ने ए पर भी उतना ही फोर्स लगाया, और इंपल्स होता है ft इंटीग्रल ft। यस और नो? तो तुम खुद याद करो,
क्या दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? इंपल्स बाय ए ऑन बी और बी ऑन ए पूछा जाएगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन साइन क्या आएगा? अपोजिट। ऐसा हमेशा हो तो नहीं तो कैलकुलेट करो। ए का इंपल्स पता है, सॉरी बी का पता है, ए का निकाल लो। देखो इतना ही आएगा, चेंज इन मोमेंटम, पहले 8 था, बाद में कितना हो गया? 0। चेंज कितना है? -1। चेक करो और बताओ। ये है कहानी इलास्टिक कोलिजन, इसकी कहानी है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अगला सवाल लिखना फिर। यहाँ पे आपके पास 3 बॉडीज हैं, ए, बी एंड सी। ठीक, बॉडी ए 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है along the positive x axis। आई होप कि सभी को दिखाई दे रहा होगा। इसका मास है m। बॉडी बी और बॉडी सी जो है वो रेस्ट पर है। यहाँ पर सारे कोलिजन जो भी होंगे among the bodies वो इलास्टिक कोलिजन। कैसे कोलिजन हैं? इलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन लिखिएगा। Find velocity after all the possible collisions. Find the velocity after all the possible collisions. In the B part, total number of possible collisions. B part, total number of possible collisions. देखो यहाँ पर एक बात समझ लेना, गलती मत करना। एक बार में ना एक ही कोलिजन कंसीडर करेंगे। मतलब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ए आगे जा रहा है तो सबसे पहले किसकी मुलाकात किससे होगी? क्या मैं ये कह सकता हूँ ए का कोलिजन बी से होगा? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इनिशियली तुम्हारे लिए जो सिस्टम है ना वो सिर्फ ए प्लस बी, सी की चर्चा ही मत। किसको देखो? सिर्फ a प्लस बी। हमारे लिए क्वेश्चन ये हो गया कि भैया a 9 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और ये रेस्ट पर है, तो क्या अभी ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है? हाँ। अगर तुमने a प्लस बी को सिस्टम माना तो इस सिस्टम का बीसीएम निकालोगे, वो क्या लिखोगे? 9n बटे टोटल मास कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड। अब निकालोगे इसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। तो मैंने बोला उसे va डैश। क्या बोला? va डैश। क्या लिखूंगा उसे? बताओ जल्दी। 2 into 3, अरे यस सर, -9। इसी तरीके से मैं v का कैलकुलेट करूंगा, वो लिखूंगा 2 into 3 -0। दिस इज 6 - 9, ये कितना हो जाएगा? -3। और ये कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर हमारे सामने सिनेरियो क्या है उसको समझो। ए जो है वो पीछे की तरफ जा रहा होगा 3 मीटर पर सेकंड, और जो बी है वो आगे जा रहा होगा कितने से? 6 मीटर पर सेकंड। पहली बार में मैंने सिर्फ a प्लस बी को ही कंसीडर किया। अब एक बात बताओ, अगला कोलिजन देखकर के शायद तुम्हें समझ आ रहा हो किसके बीच में होगा? या बी और सी के बीच में होगा? तो अब मेरे लिए सिस्टम फिर से बदल। एक्चुअली जो मैंने एक्सप्रेशन पढ़ा है या जो भी मैंने तुम्हें वो लिखवाया था फॉर्मूला, वो सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब कोलिजन किसके बीच में हो? दो बॉडीज के बीच। और ऑब्वियस सी बात है यार, एक बार में तो दो बॉडीज कोलाइड करेंगी ना,
अब देखना आगे की कहानी। मेरे लिए अब सिस्टम बदल चुका है। मेरे लिए अब सवाल ऐसा है कि एक 2m है, तो बेटा आगे की तरफ जा रहे हैं, कितने से जा रहे हैं? 6 मीटर पर सेकंड से, और ये रेस्ट। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा से VCO निकालूंगा। मैं ये वाला VCM यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरे लिए जो सिस्टम है वो कौन है? A प्लस बी या B प्लस सी? मेरा सिस्टम चेंज हो गया, तो इसका VCM अलग हो सकता है इस सिस्टम का। तो अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2m into 6 plus m into 0 divided by 3m। कितना है? 4। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो मान लो इसकी तुमने फाइनल वेलोसिटी जो मानी उसको क्या मान लेते हैं? v डबल डैश, और इसको मान लेते हैं v डबल डैश। इसलिए लिख दिया क्योंकि v डैश इसको माना था जो पहले वाले कोलिजन की बात की। तो बताओ ये निकाल पाओगे v डबल डैश? 2 into 4 माइनस इनिशियल कितनी 6, मेरे हिसाब से कितनी आ गई? 2। सही लिख रहा हूँ क्या? इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं BC डैश बता, तो ये पहला वाला टर्म तो सेम ही रहेगा, दूसरा क्या है? 0। तो ये कितना आ गया? 8। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोलिजन के जस्ट बाद ये 2m ये आगे की तरफ जा रहा होगा कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से, और ये मान लो आगे की तरफ कितने से जा रहा है? 8 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद अगला कोलिजन किसके बीच में हो? नहीं हो पाएगा। जरा चेक, ए पीछे चला गया, बी और सी दोनों आगे जा रहे हैं, लेकिन सी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितने से जा रहा है? 8 मीटर पर सेकंड। क्या सी की वेलोसिटी बी के कंपैरिजन में ज्यादा है? क्या फर्दर कोलिजन हो पाएगा? तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो फाइनल वेलोसिटीज है वो आ चुकी है। ए पीछे जाएगा 3 से, बी आगे जाएगा 2 से, और ये कितने से जाएगा? 8 से। यहाँ कैलकुलेशन गलती ना हो तो क्रॉस चेक करने का तरीका ये, पूरे सिस्टम का A प्लस बी प्लस सी, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। एक बात बताना, इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या था? 9 है। दिख रहा है भाई? फाइनल निकालना चाह रहे, इसका देखो ध्यान से, 2 into 2 कितना? 4। ये कितना? 8। 4 और 8 12। ये पीछे जा रहा है 3, तो 12 माइनस 3 कितना? 9। चेक हो गया। मतलब पहले वाला फाइनल वाला सेम है, अलग अलग है? सेम है। इसकी मतलब अपन ने कोई भी कैलकुलेशन एरर नहीं किया। नहीं समझे अभी? अरे क्लियर है भाई? एक और मुद्दे की बात देखना ध्यान से। हाँ, अभी तो किस्मत अच्छी थी कि 2 ही कोलिजन हुई। अभी तो किस्मत अच्छी थी, 2 ही। मान लो टकरा के इस 2m की वेलोसिटी पीछे की तरफ होती, और मान लो वो 3 मीटर पर सेकंड से क्या होती? ज्यादा होती। सपोज डेटा इस तरीके का सेलेक्ट किया, तो ये दोबारा जाता, तो फिर से तुम्हारा सिस्टम चेंज हो जाता, फिर से तुम्हारा सिस्टम क्या हो जाता? B प्लस A हो जाता। फिर मान लो A से टकरा के इसकी वेलोसिटी आगे हो जाती है और C से ज्यादा हो जाती है, फिर वो C से कोलिजन। तो ऐसा हो सकता है कि कोलिजन बहुत सारे हैं। जैसे अभी तो मान लो A की वेलोसिटी पीछे आ गई, मान लो A की वेलोसिटी आगे होती, क्या होती? आगे होती, और B टकरा के पीछे आता तो फिर कोलिजन होता है नहीं होता? जरूरी नहीं है। तो आगे ऐसे भी सवाल मिल सकते हैं जिसमें 4 या 5 कोलिजन हो। तो मुद्दे की बात क्या? मुद्दे की बात जो हमें समझ में आई वो समझने क्या आई, जल्दी बताओ। एक बार में आपके सिस्टम के अंदर कोलिजन होते समय 2 से ज्यादा बॉडीज नहीं होनी चाहिए। जब आप यहाँ पे PCM लिख रहे हो, तो जिन 2 बॉडीज के बीच में कोलिजन हो रहा है सिर्फ आप उन्हीं का कंसीडर करो। जैसे मैंने अगर बोल दिया B प्लस सी, तो आई डोंट केयर अबाउट A और मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है। Whenever I say A plus B, then I will consider only this। मुझे C से मतलब ही नहीं है। मैं BCM भी निकालूंगा तो इसी सिस्टम का निकालूंगा। नहीं आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं।
एक और देखेगा, क्या है वो स्पेशल केस। मान लो जिन दो बॉडीज में कोलिजन हो रहा है वो दोनों बॉडीज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है, दोनों की मासेस क्या है। अब सोचो तुम, मान लो ये आगे V1 से जा रहा था, ये आगे V2 से जा रहा था, कोलिजन हुआ इलास्टिक, अभी दोनों के मासेस सेम है, तो यहाँ पे M1 M2 की वजह मैं MM भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको बोला बॉडी A, इसको बोला बॉडी B, ये तो M1 M2 ही लिख देता हूँ। और बाद में मान लो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी V1 टेस्ट और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी V2 टेस्ट। मैंने कहा यार V1 टेस्ट और V2 टेस्ट निकालना है, मैंने कहा सबसे पहले VCM निकाल लो। क्या निकाल लो? VCM। आज मास बराबर है तो आप ऐसे लिखोगे M into V1 plus M into V2 divided by M1 plus M2 कितना 2M। तो बताना यहाँ से VCM कितना है, देखो भाई आराम से देख के बताओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, सही है क्या? अगर जनाब मैं आपसे पूछूं V1 टेस्ट निकालो, क्या निकालिए? V1 टेस्ट निकालिए, तो ऑब्जर्व करिए V1 टेस्ट लिखेंगे क्या 2 मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2 बटे 2 आया ना, माइनस V1, 2 से 2 कैंसिल आउट, जरा ऑब्जर्व करो क्या ये V2 के बराबर आ रहा है। और सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं V2 टेस्ट निकालो, क्या निकालो? V2 टेस्ट निकालो, तो V2 टेस्ट क्या लिखो? इसी तरीके से लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस V2। मुझे लग रहा है ये V1 आ गया, जो 1 के पास था वो 2 के पास चला गया, जो 2 के पास था वो 1 के पास चला गया। जरा ध्यान से देखो, M1 की फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, साइन भी। M1 की फाइनल वेलोसिटी वो हो गई है जो M2 की इनिशियल, और M2 की फाइनल वेलोसिटी वो हो गई है जो M1 की इनिशियल। नहीं आ रहा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडी, बी केयरफुल, ध्यान से सुनिए, दो आइडेंटिकल बॉडी के बीच में इलास्टिक कोलिजन, कैसा कोलिजन हुआ बे? इलास्टिक कोलिजन हुआ। कंडीशन ये भी है इलास्टिक होना चाहिए, सिर्फ आइडेंटिकल से काम नहीं चलेगा। आइडेंटिकल के बाद अगली कंडीशन ये, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। मतलब आज के बाद कई बार ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी तो आप आंसर लिखते समय पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक सवाल आपके पास आया, मैंने कहा बताइए क्या है, मैंने कहा भाई साहब एक आगे जा रहा है कितने से 4 मीटर पर सेकंड, एक पीछे आ रहा है आइडेंटिकल है लेकिन कितने से 2 मीटर पर सेकंड। ये हमें वेलोसिटी दी हुई है, क्या दी हुई है? वेलोसिटी। एक चार्ट से आगे जा रहा था और एक दूर से पीछे आ रहा था। These are the velocities। हमने बढ़िया कोलिजन हो गया, फाइनल वेलोसिटी बता दो, क्या कोई फार्मूला लगाने की जरूरत? अपन कह सकते हैं ये मान लो A है और ये कौन है भाई? B। क्या अपन कह सकते हैं जो B को था वो A के पास चला गया, जो A पे था वो B पे चला गया, आपस में एक्सचेंज हो गया। तो अपन कह सकते हैं अगर आप A की बात करें, किसकी बात करें? A, तो अब A इस डायरेक्शन में जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से,
और जो आपके पास बी है वो आगे की तरफ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझे? जैसे कि एक बहुत ही स्पेशल केस कि मान लीजिए भाई साहब ये आगे जा रहे थे जनाब 9 मीटर पर सेकेंड और एक जनाब आराम फरमा रहे रेस्ट पे। किस पे थे? रेस्ट। तो जैसे ही टक्कर होगी वैसे ही जो भाई साहब चल रहे थे वो रेस्ट पे आ जाएंगे और जिनसे टक्कर हुई है वो आगे चले जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जस्ट किस पे आ जाएगा? रेस्ट पर। और ये आगे वाले भाई साहब आगे कितने से चले जाएंगे? 9 मीटर। ऐसा मिलता जुलता कोलिजन कभी कभार रियल लाइफ में देखने को मिल जाता है। अगर कभी पूल अमीरों के साथ सॉरी कभी पूल वगैरह अगर खेले, अगर मौका मिले, कॉलेज पहुंच गए तो मौका मिल जाएगा, फ्री है, हॉबीज क्लब में रखा रहता है, ठीक है, हमने भी कभी खेला था। तो पूल टेबल पर वो बॉल जो रखी होती है उन बॉल्स को जब हिट करते हैं या प्लेयर्स है ना, उनको जब हिट करते हैं तो कभी कभार ऐसा भी मोमेंट आता है, अगर आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो इस तरीके से हिट करेंगे कि वो हिट करके वो खुद रेस्ट पे आ जाता है और जिसको हिट किया है वो मूव करने लग जाता है, मतलब अपनी पूरी एनर्जी दूसरे वाले बॉल को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। मतलब ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता लेकिन इलास्टिक के काफी करीब होता है वो कोलिजन। तो ये बहुत ही स्पेशल केस है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे याद नहीं रख पाएंगे। कल वाइंड अप कर दूंगी सॉल्यूशन है ना। अगला अब हमें आगे और भी कोलिजन्स पढ़ने हैं। अभी तक हमने सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की बात करी। अब देखो इलास्टिक कोलिजन में कराने के लिए मैं 10 सवाल और करा दूं, डेटा बदलता चलेगा, उसके बाद मास 4 है और अगले का मास 3 है, ठीक है, वेलोसिटी दे दूं, है ना, नीट में यही चलता रहेगा, ठीक है। वैसा तो अपन करने वाले कॉन्सेप्ट समझा दिया, डेटा फिटिंग अब कर ही लोगे, डेटा फिटिंग करो, आंसर निकालो, शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने बता दी, है ना, rather than to use the two equation, आप सीधे DCM निकालो और सीधे आंसर तक पहुंच जाओ। मुद्दे की बात बस ये याद रखना कि कभी कभार पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम पूछी जाए तो वो तब होगी जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तब होगी जब पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा हो। कल की कहानी अगर याद है तो ये सारी चीजें तुम्हें बहुत आसान लगेंगी। यहाँ पर आगे के और भी कोलिजन्स को अगर समझना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो जो नया टर्म है दैट इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या भाई? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई से, स्मॉल ई से। इसको ई की डेफिनेशन तो ये होती है इंपल्स during the reformation वर्ड तुम्हारे लिए नया नहीं, बट impulse during deformation। ई का जो वैल्यू है
1 से 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? रिफॉर्मेशन। आपको याद होगा एक बॉडी की मुलाकात दूसरी बॉडी से हुई, हुई या नहीं हुई? yes, तो पहले उनमें डिफॉर्मेशन आया, बाद में उनमें रिफॉर्मेशन आया। तो जब बॉडी रिफॉर्म हो रही है, क्या हो रही है? रिफॉर्म हो रही है। आपको याद होगा रिफॉर्म होना कब शुरू होगी? पहले वो पीसीएम पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? रिफॉर्म होगा। तो किसी भी एक बॉडी जब वो रिफॉर्म हो रही है, उस दौरान उसको जो इंपल्स लगा, और डिफॉर्मेशन के दौरान, डिफॉर्मेशन कब होगा? जब तक वो पीसीएम तक आएगा। याद करो कल ग्राफ बताया था, ग्राफ पहले ऐसे नीचे आता था, फिर ऐसे ऊपर जाता था। तो जब वो ग्राफ नीचे आ रहा होता था तो डिफॉर्मेशन हो रहा होता था, ऊपर जा रहा होता था तो डिफॉर्मेशन हो रहा होता। इस दौरान जो किसी भी एक बॉडी पे इंपल्स लगा है ना, ये रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन का ये रेशियो। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ई एक ऐसा पैरामीटर है जो आपकी मदद करे ये बताने में टू फाइंड द नेचर ऑफ कोलिजन। जैसे अभी तो मैंने आपको ऐसे सवाल कहा है भैया इलास्टिक कोलिजन, कल आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आपको ये नहीं पता होगा कि वो कोलिजन कौन सा है, और वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कोलिजन। अरे कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या इलास्टिक का एक स्पेशल केस परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो वहां पे सबसे पहला कोई पॉइंट जो अपन को क्लिक करे वो है ई। वो क्या है? ई इज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिफिकेशन। गौर फरमाइएगा, मैं यहाँ पर बता दूं आपको ई की जो वैल्यू है ये 1 होती है। इसके लिए इलास्टिक कोलिजन के लिए एकदम से प्रूफ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समय के साथ अभी समझ आ जाएगा। ई की वैल्यू 1 से 0 के बीच में होती है, इसके लिए इनइलास्टिक कोलिजन। इसके लिए भाई इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। और अगर ई की वैल्यू 0 हो जाए तो वही इनइलास्टिक हो जाता है आपका क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बेटा? इलास्टिक तो एक प्रॉपर्टी होगी, इलास्टिक तो एक मटेरियल होता है। परफेक्ट इलास्टिक तो प्लास्टिक है। देखो ध्यान से, अब यहाँ भी न्यूटन सर ने थोड़ा सा अपना ज्ञान दिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन के अकॉर्डिंग जब हम ये रेशियोज निकालते हैं तो जो ई की वैल्यू है वो बराबर आता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के दौरान जो वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 2 की फाइनल वेलोसिटी माइनस 1 की वेलोसिटी फाइनल वाली। सेपरेशन का मतलब आफ्टर द सेपरेशन व्हाट अगर द फाइनल जो भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है? वेलोसिटी। बी केयरफुल अबाउट इट। ये v2 डैश और v1 डैश जो यहां लिखा हुआ है ये क्या है? वेलोसिटी। और डिनोमिनेटर में लिखा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है यहां पर? v1 माइनस v2, ये है v। तो तुम्हें ये याद रखना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू अगर ऊपर 2 में से 1 को माइनस कर दो, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2 में से 1 को माइनस करें या 1 में से 2 को। याद क्या रखना है फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो तुम्हारी मदद करेगा कि अगर आप ऊपर 2 में से 1 वाले की फाइनल वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जब डिनोमिनेटर में पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे? डिनोमिनेटर में। तो ऊपर 2 में से 1 की वेलोसिटी को माइनस किया तो डिनोमिनेटर में 1 में से 2 को माइनस। और वेलोसिटीज है तो प्लीज पुट ऑल द वैल्यूज विद प्रॉपर साइन, ऑल द वैल्यूज विद प्रॉपर साइन। याद करो थोड़ी देर पहले मैं इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा था, मैंने ये रेशियो निकाला था। देख लो नीचे लिखा हो निकाला था, ये रेशियो बनाया था। क्या मैं यहाँ से नहीं बोल सकता कि इलास्टिक कोलिजन में एक ही है?
अगर ये ई है तो देख करके तुम्हें समझ आ गया होगा कि इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने यहाँ पे ई लिखा था तो कुछ गलत थोड़ा ना लिखा है, या सब। तो यहाँ पर इम्पल्स ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन का जो रेशियो है ना वो इसके बराबर होगा। क्लियर है? ऊपर फाइनल वेलोसिटीज का डिफरेंस आएगा और नीचे इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस आएगा। इसको ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई। नोट कर लो इसको। बस आज के लिए इतना ही काफी। होमवर्क से शीट देना। एक्सरसाइज O E1 में बातचीत नहीं, एक्सरसाइज O E1 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20, 15 से 20। Thank you, sir.